नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब बांग्लादेश की खैर नहीं। जयशंकर अमेरिका के लिए निकले और यूनुस को यूएस का आ गया फोन। हिंदुओं की रक्षा का उठाया मुद्दा। खबर में आगे बताएंगे कि अब चीन की बढ़ेगी बीपी। लद्दाख में एलएसी के पास लैंड होंगे फाइटर जेट। भारत ने कर दिया बड़ा काम। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि आपकी शिकायत गलत और भ्रामक। चुनाव आयोग का कांग्रेस को जवाब। कहा 50 नहीं सिर्फ 6 सीटों पर बढ़े 50,000 मतदाता। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन की तरफ मिसाइल तैनात करने जा रहा फिलीपींस। शी जिनपिंग की बढ़ी टेंशन। अमेरिका ने चली नई चाल। आगे आपको बताएंगे कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का कहर। राज्यों में बारिश की संभावना। पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अब बांग्लादेश की खैर नहीं। जयशंकर अमेरिका के लिए निकले और यूनुस को यूएस का आ गया फोन। हिंदुओं की रक्षा का उठाया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के अमेरिका दौरे पर है। इसी बीच उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ही भारत का ग्लोबल पावर देखने को मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे इससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने मोहम्मद यूनुस को नसीहत दी और अल्पसंख्यकों पर किसी तरह के अत्याचार न करने के लिए खबरदार भी किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने सोमवार को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार सुल्लिवन ने चुनौतीपूर्ण समय में बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए यूनुस को धन्यवाद भी दिया। प्रेस रिलीज में कहा गया कि दोनों नेताओं ने सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब चीन का बढ़ेगा बीपी। लद्दाख में एलएसी के पास लैंड होंगे फाइटर जेट। भारत ने कर दिया बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, 4.5 साल पहले पूर्व लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन से चीन को बैकफुट पर डाल दिया था। वजह थी कम समय में भारतीय सेना की तेजी से तैनाती। भारतीय वायुसेना ने सेना के भारी भरकम साजो सामान हथियारों के साथ एलएसी तक पहुंचा दिया। लद्दाख में एलएसी के पास अब ये काम और तेजी से होगा। एलएसी से महज 35 किलोमीटर दूर न्योमा का रनवे तैयार हो गया है और अब सबसे जरूरी निरीक्षण के काम को पूरा कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने वायुसेना की टीम ने इस रनवे का निरीक्षण किया। टेस्ट करने वाली टीम में पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और टेक्निकल स्टाफ ने हर एक पहलू पर जांच की, जिसके बाद रनवे को फिट घोषित कर दिया गया। इस एयर बेस के बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। न्योमा पहले एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था, जिसे एक्टिव एयर स्ट्रिप में तब्दील किया गया है। इस एयरफील्ड पर अब जल्द ही फाइटर जेट की लैंडिंग भी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपकी शिकायत गलत और भ्रामक। चुनाव आयोग का कांग्रेस को जवाब। कहा 50 नहीं सिर्फ 6 सीटों पर बढ़े 50,000 मतदाता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मनमाने तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अब मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम ना ही जोड़े गए और ना ही हटाए गए हैं। कांग्रेस को दिए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 5 बजे के मतदान आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान आंकड़ों से करना ठीक नहीं है। शाम 5 बजे से रात 11:45 तक मतदान में वृद्धि सामान्य बात है। यह मतदान डाटा को जुटाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि वास्तविक मतदान प्रतिशत में बदलाव करना असंभव है। इस वजह यह है कि मतदान का विवरण देने वाला वैधानिक फॉर्म 17C पोलिंग बूथ पर मतदान खत्म होने के दौरान प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंटों के साथ उपलब्ध रहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की तरफ मिसाइल तैनात करने जा रहा फिलीपींस। शी जिनपिंग की बढ़ी टेंशन। अमेरिका ने चली नई चाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिलीपींस चीन से लगती सीमा की तरफ अमेरिकी मध्यम दूरी की मिसाइल टाइफॉन की तैनाती की योजना बना रहा है। चीन ने उसे उकसाने वाला कदम बताया है। चीनी अधिकारी ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। फिलीपींस के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने सोमवार को मनीला में कहा कि सेना दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच मध्यम दूरी की मिसाइल खरीदने की योजना बना रही है। लेफ्टिनेंट जनरल राय गैलिडो ने कहा कि हाँ, ऐसी योजनाएं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का कहर। राज्यों में बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ मंगलवार को कई शहरों में कोहरे की हल्की परत छाई रही। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते देखे गए। मौसम विभाग ने मंगलवार को भारत के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना
कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे दक्षिणी राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलितों का अपमान, कांग्रेस का इतिहास, संसद धक्का मुक्की मामले में योगी आदित्यनाथ का हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में धक्का मुक्की घटना पर राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि देश ने संसद परिसर से सांसदों पर हुए हमले को भी देखा है। क्या इस आचरण को संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी के आचरण को संवैधानिक माना जाएगा? 2 भाजपा सांसद घायल हो जाते हैं, एक बुजुर्ग सांसद घायल हो जाता है, उसे धक्का देकर गिरा दिया जाता है। वो अपनी सभी कृत्यों, बुजुर्गों को धक्का देने के कृत्य को संवैधानिक बनाने की कोशिश करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण या महिला कल्याण के बिल राहुल गांधी द्वारा फाड़े जाते हैं तो क्या ये आचरण संवैधानिक है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लोगों ने उन्हें लगातार नकारा है और आगे भी नकारते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 40 करोड़ श्रद्धालु, 2700 सीसीटीवी, एआई कैमरे और 50,000 पुलिसकर्मी, महाकुंभ के लिए प्रयागराज में है ऐसी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज में लगने जा रहा है। अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आने वाले हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान के साथ ही दान का भी विशेष महत्व है। महाकुंभ मेले को पृथ्वी पर लगने वाले सबसे बड़े मेले के तौर पर जाना जाता है। इस विशाल धार्मिक मेले को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ 2025 में यूपी पुलिस के 14 एएसपी, 45 डीएसपी की तैनाती, कुंभ मेला तक रहेगी ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 में यूपी पुलिस के 14 एएसपी, 45 डीएसपी को ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारी प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर, एसपी प्रयागराज रेलवे और एसपी कुंभ मेला के साथ संबंध रहेंगे और इनकी तैनाती पूरे कुंभ मेला तक रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलएसी पर थमा सैन्य गतिरोध, कैसे हुई शांति बहाली, द्विपक्षीय वार्ता में भारत चीन कितना सफल। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर शांति बहाली के सफल प्रयासों के बीच सीमावर्ती गांव की मजबूत कनेक्टिविटी पर भारत का फोकस है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव के बावजूद 2024 लद्दाख में सीमा के पास स्थित गांव में स्थिरता लाने के साथ भारत ने चीन के साथ कई दौरे की वार्ता की है। हालांकि इसमें पिछले कई दौर की वार्ता विफल रही, लेकिन लगातार प्रयासों के बीच वर्ष 2024 एलएसी के लिए एक बेहतर साल साबित हुआ है, जब भारत चीन के बीच अनसुलझे सीमा विवादों पर राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ता जारी रही, जिसके चलते सीमावर्ती गांवों में शांति बहाली का रास्ता साफ हुआ। भारत और चीन के संबंध 2020 के जून में गलवान घाटी में हुई घातक झड़प के बाद काफी बिगड़ गए थे। ये झड़प दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष थी, जिसके भारत चीन के संयुक्त प्रयासों के तहत 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन की सेनाओं ने विवादित पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में अपने अपने सामान समेटने शुरू कर दिए थे। नवंबर महीने से पहले ही इसे पूरा कर लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अज्ञात शवों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक तकनीक अपनाई जानी चाहिए, अमित शाह ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज्ञात शवों और लापता लेकिन ढूंढ लिए गए व्यक्तियों की पहचान के लिए मंगलवार को बायोमेट्रिक्स तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने आपराधिक जांच के सभी मामलों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मामलों के लिए पूर्व निर्धारित चरणों में अलर्ट जारी किए जाने चाहिए। पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के फायदे के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर मामले के निपटारे तक की समय सीमा तय की जानी चाहिए। शाह ने कहा कि अज्ञात शवों और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स तकनीक अपनाई जानी चाहिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शाह ने कहा कि पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार जांच अधिकारियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से अलर्ट भेजने से जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डरा पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है एलओसी के नालों में फायरिंग, घुसपैठ की फिराक
में आतंकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी लगातार भारत में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान घुसपैठ के इरादे से बड़ी साजिश रच रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आतंकवादी कमांडर और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अधिकारियों ने कुछ दिन पहले 15-16 दिसंबर के बीच 3 POK ब्रिगेड में हाई लेवल मीटिंग की थी। इस हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल तैमूर मेजर आदिल के साथ आतंकवादी रफीक नाई, सैफुल्लाह और शमशीर नाई भी मौजूद थे। उनका मकसद जम्मू में घुसपैठ को अंजाम देकर जम्मू के इलाकों को एक बार फिर से जलाना था। इस समय घाटी में बर्फ पड़ चुकी है और घुसपैठ आसान नहीं है। ऐसे में सादे कपड़ों में आग लगाकर SSG कमांडो आतंकियों के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रोन और अलग अलग तरीकों से रैकी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परमाणु बम परीक्षण की रक्षा के लिए अमेरिका किलर मिसाइल पर बाइडेन ने चलाया डंडा तो घबराए पाकिस्तानी PM। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पाकिस्तान के लंबी दूरी के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर बैन लगाने के बाद PM शहबाज शरीफ बौखला गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम उसके लिए खतरा है। इससे घबराए शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि सफाई दी कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम केवल रक्षात्मक प्रकृति का है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तिब्बत में चीन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, ऐसा क्या कर रहे जिनपिंग जो विरोध में उतरे लोग। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में चीन के कब्जे के खिलाफ भड़कती चिंगारी अब आग बनने लगी है। इस साल की शुरुआत में ही तिब्बत में चीन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अपनी रिपोर्ट में BBC ने भी इस प्रदर्शन की जानकारी दी है। तिब्बत में इस तरह का विरोध प्रदर्शन बहुत ही दुर्लभ है। 7 दशक पहले चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जा किया था। इसके बाद से तिब्बत में चीन का सख्त कानून लागू है। हालांकि इतनी सख्ती के बाद भी तिब्बत में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन का होना इस बात की गवाही देता है कि अब तिब्बत के लोग चीन के अत्याचारों को और सहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। BBC ने तिब्बती स्रोतों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इस बड़े विरोध प्रदर्शन की पुष्टि की है जो तिब्बत में बनाए जा रहे बांध को लेकर शुरू हुए थे। दरअसल चीन तिब्बत के संवेदनशील क्षेत्र में बांध बनाने जा रहा है, जिसे लेकर तिब्बत के लोगों ने भारी विरोध जताया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर दमन अभियान चलाया। इसके तहत सैकड़ों तिब्बती लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें यातनाएं दी गई। तिब्बत में चीनी अत्याचार को सच साबित करते हुए कई लीक वीडियो भी सामने आए हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार चीन के अधिकारी गंगटू बांध और हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की योजना बना रहे हैं। इसे तिब्बती में कामटोक भी कहा जाता है। चीन की ये प्रस्तावित परियोजना डेगे और विजयांगड़ा में फैली घाटी में है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन एक बांध बना रहा है जिसको लेकर तिब्बत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चीन की सख्ती के बावजूद भी चीन की सरकार के खिलाफ लोगों ने करके दिखा दिया है। जिसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि बेहद बड़ा प्रदर्शन ये दुनिया भर में वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू में आतंकी हथियारों की बरामदगी, NIA ने 2 आरोपियों को किया चार्जशीट, पाकिस्तानी कनेक्शन आ गया सामने। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA ने जम्मू और कश्मीर में एक हथियार और विस्फोटक बरामदगी मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। ये चार्जशीट NIA विशेष अदालत जम्मू में दायर की गई है। इसमें आरोपी वाहिद उल जहूर जो उस वाहन के चालक है, इसमें हथियार, विस्फोटक, गोला बारूद आदि बरामद हुए थे और दूसरा आरोपी मुबशिर मकबूल मीर के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दोनों आरोपी पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलरों के साथ संपर्क में थे। NIA ने इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जांच अभी जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा बना पाकिस्तानी फौज के लिए काल, 2 हमलों में 25 सैनिकों की मौत, BLF ने दी सीधी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना और सुरक्षा बलों पर 2 बड़े हमले हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक बयान जारी कर कहा है कि खारन जिले में उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के 9 सैनिकों को मार गिराया है, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। हमला ऐसे समय हुआ जब दक्षिणी वजीरिस्तान के माकिन में भी एक हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस हमले का संदेह TTP पर है। एक ही दिन के भीतर 2 अटैक से पता चलता है कि पाकिस्तान के KP प्रांत में सेना और सुरक्षा बलों पर हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर नवनियुक्ति कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1-1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे थे। रोजगार मेला देश भर में 40 जगहों पर आयोजित किया गया था। इसमें राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती हुए लोग शामिल हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से यूपी तक बारिश, उत्तर भारत में बेदर्द होगा मौसम, आ गया भीषण ठंड का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत इस समय शीतलहर और भीषण ठंड की चपेट में है। सुबह कोहरे और दिन भर चलने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी बीच एक बार फिर मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह कई जगहों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा 24 और 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर तक बारिश हो सकती है और सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना 27 दिसंबर को है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार यूपी में बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। 24 सितंबर को भी पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में गरीबों को उजाड़ने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी बोले ऐसे लोगों पर ले सख्त एक्शन। जी हाँ दोस्तों, यूपी में गरीबों को उजाड़ने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीबों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे ना जाएं। यदि कोई दबंग भूमाफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। फरियादियों का आश्वस्त किया कि गरीबों को मकान दिलाएंगे और बीमारों का सरकार इलाज कराएगी। मुख्यमंत्री रविवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में शिकायतें सुन रहे थे। सीएम ने ये बातें रविवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान कही। उन्होंने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 7 मजबूत चक्रों में होगी महाकुंभ की सुरक्षा, यूपी डीजीपी ने बताया। कैसे 45 करोड़ श्रद्धालुओं को संभालेगी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर कई बड़ी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि महाकुंभ 2025 का आयोजन यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए यूपी पुलिस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इस वर्ष अनुमान है कि 45 दिनों की मेला अवधि में 40 से 50 करोड़ लोग कुंभ समेत अन्य धार्मिक स्थल पर भ्रमण करेंगे। सुरक्षा को लेकर भी प्रशांत कुमार ने कई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुंभ में सुरक्षा के लिए पावर के साथ सीसीटीवी, ड्रोन, ईथर ड्रोन और एंटी ड्रोन भी लगाया है। मानव या प्राकृतिक डिजास्टर से बचने के लिए काफी संख्या में नए उपकरण खरीदे गए हैं। 200 करोड़ का उपकरण डिजास्टर के लिए खरीद लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नाटक करने के बजाय हमेशा अंबेडकर का अपमान करने के लिए माफी मांगे कांग्रेस, भाजपा का पलटवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ झूठा अभियान चलाने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को शाह के खिलाफ ऐसे नाटक करने के बजाय हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शाह की हालिया राज्यसभा में की गई एक टिप्पणी का गलत इस्तेमाल किया ताकि वो अपना राजनीतिक हित साध सके। शाह ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अंबेडकर पर बयान दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान सप्ताह शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता देश भर में रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे ताकि अंबेडकर के योगदान को याद किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में हुई बिहार बीजेपी की बैठक, चुनाव में सीएम नीतीश के कामों को भुनाएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले दिनों हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार भाजपा की कोर
कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश के काम को ही मुख्य हथियार बनाकर मैदान में उतरेगी। भाजपा के एक नेता ने बताया कि एनडीए में शामिल दल साझा कार्यक्रम चलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को गांव-गांव तक और घर-घर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने बताया कि भाजपा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकास को लेकर बताने के लिए बहुत कुछ है और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कहीं अंधेरे में न डूब जाए बांग्लादेश, भारत से ले रहा बिजली, बाकी है 200 करोड़ का बिल। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश को बिजली आपूर्ति रोकने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पड़ोसी देश को 60-70 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कराता है। इसके लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता किया गया है। शाह ने बताया कि बांग्लादेश ने हमें बिजली आपूर्ति के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि हर दिन बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि वो अपना बकाया चुका देंगे ताकि बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। ये पूछने पर कि यदि ढाका बकाया भुगतान करने में विफल रहता है तो क्या त्रिपुरा सरकार बिजली की आपूर्ति रोक देगी,